नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी विधानसभा की कार्रवाई समाप्त होने के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष सदन की गरिमा, चुनाव आयोग और न्यायपालिका का सम्मान नहीं करता और भ्रामक मुद्दों के जरिए जनता को गुमराह करने की कोशिश करता है। मुख्यमंत्री ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कहा है कि जानकारी मिलते ही सरकार ने एसआईटी का गठन किया। सभी आरोपियों को गिरफ्तारी भी हो चुकी है और आगे की कार्रवाई जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राम मंदिर ट्रस्ट का गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ है और उनके कामकाज में सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जांच में अब तक किसी भी साधु संत की संलिप्तता नहीं मिली है और करीब 1100 कर्मचारियों में केवल 8 लोगों की भूमिका सामने आई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गिरफ्तार लोगों का भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं है। मुख्यमंत्री ने सपा और कांग्रेस पर राम मंदिर और सनातन पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता सब कुछ देख रही है। इस प्रकरण में 12 जून को उत्तर प्रदेश सरकार को एक पत्र लिखा कि कतिपय समाचार पत्रों और मीडिया में इस प्रकार की सूचनाएं आई हैं और हम चाहते हैं कि इस प्रकरण की एक एसआईटी बना करके जांच करवा दी जाए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा गठित एक धर्मार्थ ट्रस्ट है। राज्य सरकार इस मामले में कोई हस्तक्षेप बिना ट्रस्ट के आग्रह पर या मान्य न्यायालय के आदेश के बगैर कोई भी निर्णय नहीं ले सकती थी। अब ये से जुड़ी हुई धनराशि में चोरी करते हुए या धनराशि को इधर उधर करते हुए देखे गए, उस आधार पर कार्रवाई हुई। 2 लोग इस पूरे प्रकरण में जिनकी जिम्मेदारी थी, उन लोगों को और उसके साथ जोड़ करके यह 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई। अभी एसआईटी की जांच चल ही रही थी कि माननीय उच्चतम न्यायालय में जो योजित एक पीआईएल थी, उसके तहत उच्चतम न्यायालय ने आगे की कार्रवाई के लिए एसआईटी के पुनर्गठन के साथ ही इस पूरे प्रकरण को अपने देखरेख में आगे बढ़ाया कि उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को अच्छा बनाने में योगदान दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। उन लोगों को कटघरे में खड़ा करना कि जो मुद्दा किसी न्यायाधिकरण या आयोग के पास लंबित हो, यानी सब जुडिस हो, उस मुद्दे पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती। भूमि से संबंधित मामले में जानते हुए कि माननीय उच्चतम न्यायालय में ये मामला लंबित है। वहीं यूपी के फिरोजाबाद के सुहागनगर स्थित शिव कृपा हॉस्पिटल को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग के मानकों की अनदेखी करते हुए कथित तौर पर गैर कानूनी गतिविधियां संचालित की जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के आधार पर दावा किया जा रहा है कि यहां पर नाबालिग का गर्भपात से लेकर गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी तक नियमों के विपरीत काम किए जा रहे हैं और इसके एवज में मोटी रकम भी वसूली जा रही है। ऐसे में अब हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगे हैं और मानकों की अनदेखी का आरोप लगाया गया है। वायरल वीडियो को लेकर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और अधिकारी जो है वो जांच करके एक पक्ष की मांग कर रहे हैं। ऐसे में ये खबर जो है यूपी के फिरोजाबाद से निकलकर सामने आई है, जहां पर हॉस्पिटल को लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, जिसके बाद से अब सवालों के घेरे में ये हॉस्पिटल आ गया है। ऐसे में आरोप लगाया गया है कि हॉस्पिटल जो है वो मानकों के विपरीत आरोप लगाए गए हैं। वायरल वीडियो होने के बाद से अब तथ्यों पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल अब सबकी नजरें जो है वो जांच पर टिकी हुई है। वहीं बलरामपुर में पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने एक हाईटेक अंतरराज्यीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक मुख्य आरोपी और 2 बाल औपचारियों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से 3 आईफोन, 1 एंड्रॉइड मोबाइल और 24,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी कुछ सेकंड के लिए मोबाइल मांगकर उनके सिम अपने आईफोन में लगाते थे और यूपीआई का नया पासकोड सेट करते थे।
जनपद बलरामपुर के थाना उतरौला में 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जो कि साइबर फ्रॉड का काम करते थे। और इन लोगों ने ये साइबर फ्रॉड का काम अभी यूट्यूब के माध्यम से, जो इनसे पूछताछ में तथ्य निकल के आए हैं उसके मुताबिक यूट्यूब के माध्यम से सीखा है। इन्होंने आईफोन में सिम डालकर, दूसरे किसी का सिम डाल के उसकी यूपीआई को एक्टिवेट कर लेना और आई क्लाउड में वो सिम निकालने के बाद भी वो यूपीआई एक्टिव रहता है, उसको कैसे एक्टिव रखना है ये इन्होंने सीखा। इन्होंने सेकंड हैंड आईफोन ख़रीदा, उसमें से इन्होंने अपने जान पहचान के लोगों में से एक रवि वर्मा हैं, उनका सिम लेके अपने आईफोन में डाला, फिर उसमें सारा एक्टिवेट कर लिया यूपीआई, उसके बाद सिम इनको वापस कर दिया और वो आईफोन लेके वो लोग नेपाल गए और नेपाल में यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करके वहाँ कैश निकाल लिए। इस अकाउंट के लिए उन्होंने ये घटनाएं 2 बार की थी। कुल 95,000 रुपये का इसमें फ्रॉड किया गया था। और फिर जब वापस आए तो उन्होंने जिस आईफोन से ये फ्रॉड किया था वो आईफोन वापस जाके बाज़ार में सेकेंड हैंड बेच दिया और फिर दूसरा सेकेंड हैंड मोबाइल आईफोन फिर से ख़रीद लिया और फिर अन्य व्यक्ति के साथ फ्रॉड किया। तो ऐसा देख के पूरा पता चल रहा है कि एक संगठित गिरोह की तरह ये काम कर रहे हैं। और पहला बार जो फ्रॉड हुआ था वो आईफोन 12 से हुआ था और दूसरी बार जो फ्रॉड हुआ वो आईफोन 15 से हुआ है। और उसमें अरुण वर्मा नामक व्यक्ति के मोबाइल का सिम को अपने दूसरे आईफोन में डाल के इन लोगों ने सेम उसी प्रकार उसका यूपीआई एक्टिवेट कर लिया और यूपीआई एक्टिवेट करने के बाद 1 लाख रुपए ऑनलाइन खाते में ट्रांसफ़र किए और 65,000 रुपये जो है वो मोबाइल गेमिंग ऐप तिरंगा नामक उसमें लगाया। और उस वहीं रामपुर पुलिस ने नशे तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना कोतवाली और एसओजी की संयुक्त टीम ने आरोपी के कब्जे से स्मैक 2 किलो 130 ग्राम स्मैक कट पाउडर और जिसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा 8 मोबाइल फोन और 71,000 रुपए नगद भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुखबिर की सूचना के बाद से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। चाहेंगे आज जिसका खुलासा किया आपने? हमारे जनपद रामपुर में जो अपराधियों के विरुद्ध हम लोग एक सघन अभियान चला रहे हैं, उसी क्रम में एडिशनल एसपी रामपुर, सीओसीडी रामपुर के नेतृत्व में हमारे जनपद की जो एसओजी टीम होती है वो कोतवाली नगर के कोतवाली निरीक्षक उनकी टीम द्वारा कई दिनों से गोपनीय जानकारी करके संयुक्त अभियान में चाहेंगे आज जिसका खुलासा किया आपने? हमारे जनपद रामपुर में जो अपराधियों के विरुद्ध हम लोग एक सघन अभियान चला रहे हैं, उसी क्रम में एडिशनल एसपी रामपुर, सीओसीडी रामपुर के नेतृत्व में चाहेंगे आज जिसका खुलासा किया आपने? हमारे वहीं अमेठी के गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र में एक युवक की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक युवक किसी काम से बाजार जा रहा था और तभी कुछ लोगों ने उसे कथित तौर पर अगवा कर लिया और एक घर में बंद कर दिया। धारदार हथियार से हमला करके गंभीर रूप से घायल कर दिया गया और शोर सुनकर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस घायल युवक को जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है और जिसके बाद से युवक की जान चली गई है। परिजनों का आरोप है कि युवक की पत्नी के परिवार के लोगों ने वारदात को अंजाम दिया है। आज दिनांक 3/8/2026 को समय शाम करीब 8:30 बजे थाना क्षेत्र गौरीगंज स्थित मान सिंह के पूर्वा कस्बे में अंकित कश्यप, जिसकी उम्र करीब 22 वर्ष है, उसी के पड़ोसी सुखई यादव, उनके परिवार वालों ने किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ, जिसमें सुखई यादव के और तथा उसके परिवार वालों ने अंकित कश्यप पे हमला कर दिया, जिसको उसको गंभीर चोट आई है। थाने को सूचना मिलते ही तत्काल थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और घायल है उसको हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है, जहां पे उसका इलाज चल रहा है। मौके पर फोर्स लगा दिया गया है और संपूर्ण घटना के संबंध। वहीं बागपत के बड़ौत में गोपाल शर्मा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर सर्व समाज की महापंचायत आयोजित की गई। कोतान रोड स्थित महाराज अग्रसेन धर्मशाला में हुई पंचायत में 36 बिरादरी के प्रतिनिधि और विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों ने हिस्सा लिया। पंचायत में पुलिस प्रशासन से लोगों की निष्पक्ष जांच और मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की गई। वक्ताओं ने कहा कि यदि 24 घंटे के भीतर अमित राणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो बड़ौत कोतवाली का घेराव किया जाएगा।
420 में 420 धारा में मुकदमा दर्ज करा गया है, जबकि मैं पीड़ित हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं खुद बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, पिछले 20-25 साल से बीजेपी में के प्रोग्राम भी कराए हैं, सब चीज़ें करा रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा शोषण हो रहा है। मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही है, मेरे घर पे भी हमला हुआ है, रास्ते में मुझे मेरा भी अपहरण करने की कोशिश की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उल्टा मेरे खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करा दिया गया है, जबकि यह मुकदमा पहले से ही बागपत सिविल कोर्ट में दर्ज है। ये आज पंचायत 36 बिरादरी की अग्रसेन भवन कोतना रोड पे बुलाई। ये पंचायत इसलिए बुलाई गई है कि गोपाल शर्मा को न्याय मिल सके। गोपाल शर्मा जी ने पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अमित राणा पर आरोप लगा रखा है कि उसने मेरा अपहरण करने का प्रयास किया। मुझे एक दिन 2 घंटे लोग अपनी गाड़ी में लेकर पहुंचा और मुझे कोतवाली में लेकर गया, वहाँ कोतवाल मौजूद नहीं था और मुझे धमकाया गया कि तेरे चरस लगा दूँ या गांजा कर लगवा दूँ, तुझे अंदर जेल में पुछवा दूँ, और उसे फिर 1 घंटे बाद वहाँ से फिर ले लिया और अगले दिन फिर माफी। वहीं ललितपुर में हत्या के मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई और सदर कोतवाली क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 आरोपियों के पैर में गोली लग गई। घायल आरोपियों को पहले तालबेहाट समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद से उन्हें ललितपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक इस मामले में अब तक कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं बदायूं क्षेत्र में वन विभाग ने अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने एक लकड़ी फड़ पर छापेमारी करके पापड़ी और जामुन की अवैध लकड़ी बरामद की है। मामले में फड़स्वामी के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं कार्रवाई के दौरान लापरवाही सामने आने पर पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। आज दिनांक 4/8/2026 की अर्ली मॉर्निंग में थाना कोतवाली पर पूर्व पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 832/26 के वांछित एवं पुरस्कार घोषित अपराधी इंद्रपाल उर्फ इंदल यादव निवासी सिद्धनपुरा थाना कोतवाली, दीपक यादव निवासी बद्रगुड़ा थाना जाखलौन व पुष्पराज सेंगर उर्फ राज राजा निवासी रामनगर थाना कोतवाली को कोतवाली पुलिस तालबेहाट पूरा कला व एसओजी टीम द्वारा संयुक्त रूप से पुलिस मुठभेड़ में तालबेहाट क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। तीनों के पैर में गोली लगी है। तीनों के कब्जे से 3 अवैध देसी तमंचा, 4 खोखा कारतूस। वहीं पीलीभीत की पूरनपुर तहसील क्षेत्र में शारदा नदी एक बार फिर से रौद्र रूप में है। ऐसे में ग्राम हजारा में तेज भू कटान के चलते आधा दर्जन से अधिक किसानों की भूमि वो गन्ने की खड़ी फसल समेत नदी में समा गई है। लगातार हो रहे कटान से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते प्रभावित बचाव काम नहीं किया गया तो हजारा, शास्त्री नगर, सिद्धार्थ नगर और कई ऐसे क्षेत्र हैं जो पूरी तरह से पानी में समा जाएंगे। ताला लगा है। चलो जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामचंद्र लाल है। जी, क्या समस्या क्या है आप लोगों को? समस्या हम लोगों की है कि इस समय नदी कटान कर रही है। पिछले साल भी नदी ने कटान किया था, ना उसका कोई मुआवजा मिला, ना कोई समझ लीजिए रोकथाम इसकी हुई, और अब कट रही है तो इसमें हम लोगों को गांव को खतरा है। गांव ही नहीं रहेगा, हम लोग बेघर हो जाएंगे। तो इसलिए इस कटान के लिए रोकने के लिए ये जियो बैग की व्यवस्था की जाए। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं। इस बार अभी तक कितने किसानों की जमीन कट गई है? इस बार अब की लगभग 8-10 किसानों की जमीनें कट चुकी हैं। जी, तो यहाँ आपके गांव की दूरी कितनी है? यहाँ से कुल 800 मीटर है। अगर इसकी रोकथाम नहीं होगी तो ये गांव को खतरा है? गांव को खतरा है, गांव कट जाएगा, हम लोगों के घर मकान बेघर हो जाएंगे हम लोग। जी, क्या नाम है आपका? राकेश यादव। कहाँ रहते हैं? हजारा ग्राम। ये जो अभी आप लोगों ने शारदा नदी किनारे विरोध प्रदर्शन किया है, ये क्यों किया है? क्या समस्या क्या है आप लोगों को? समस्या ये है, हम लोगों पिछली साल कटान हुआ, जमीनें कटी, करीब 200-250 एकड़ ज़मीनें पिछले साल भी कटी। कोई अधिकारी आते रहे, देख के चले गए, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं हुआ। विधायक जी आए, कुछ नहीं हुआ। और इस साल भी कम से कम 20-25 एकड़ ज़मीन कट रही है। गन्ना खड़ी फसल आप देख रहे हैं, कटान हो रहा है। और ये कटान कब से शुरू हुई यहाँ पे? ये 5-6 दिन से कटान। 5-6 दिन से। तो आपका भी खेत कट गया है? जी, मेरा 1.5 एकड़ अभी गन्ना खड़ी फसल कटी है। गुरबचन सिंह का कटा है। कई हजारा ग्राम फार्म के ज़मीनें कटी हैं। पीछे भी कटा है कई लोगों का, राम भरोसे का और भी मतलब मेवाराम का। जी, तो क्या आप लोगों ने इसकी कुछ शिकायत अधिकारियों से की हो या फोन किया हो, किसी से संपर्क किया हो? तो शिकायत नहीं, अभी हम आपके चैनल के माध्यम से जनाना चाह रहे हैं। और
कुशीनगर में खाद की कथित काले बाजारी का मामला जो है प्रशासन और पुलिस की कार्य प्रणाली को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। आरोप है कि मैथौली बाजार साधन सहकारी समिति के सचिव के खिलाफ जिला प्रशासन की स्तुति और जिला कृषि अधिकारी की तहरीर के बावजूद भी अब तक कप्तानगंज थाने में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। जानकारी के मुताबिक 20 बोरी यूरिया कथित रूप से काले बाजारी करते हुए पकड़ी गई थी और जांच में पीओएस मशीन के रिकॉर्ड के अनुसार 428 बोरी यूरिया और 190 से ज्यादा डीएपी खाद का हिसाब नहीं मिलने की बात सामने आई थी। वहीं लखनऊ क्षेत्र में पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। 4 अगस्त को नाजिम शाह इमामबाड़ा में तालकटोरा कारबला में निकाले गए जुलूस में 40 से 50 हजार से ज्यादा लोग शामिल होने की संभावना थी और इसके बाद से अब पूर्व पश्चिमी जोन के 5000 और 18 सेक्टरों में इसको बांटा गया है, जिसके बाद से पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च और रूट मार्च कराया गया है। चहलुम का जुलूस कल दिनांक 4 अगस्त को रहेगा। मुख्य रूप से पश्चिमी जोन में पुराने शहर में बड़ी जुलूस निकलती है। जनपद लखनऊ के समस्त थाना क्षेत्र में एसीपी द्वारा, थाना प्रभारी द्वारा पीस कमेटी की बैठक कर सभी आयोजकों से बात कर ली गई है। सभी रूट का भ्रमण कर लिया गया है। पुराने जो इश्यूज हैं उनको देख लिया गया है। विशेषकर पश्चिमी जोन में व्यापक पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। पश्चिमी जोन में सेक्टर स्कीम को लागू किया गया है। पूरा संवेदनशील इलाका, पुराना शहर, उसको 5 जोन। वहीं बदायूं क्षेत्र में पुलिस पर एक नाबालिग से मारपीट का आरोप लगाने के मामले में अब चर्चा जो है वो तेज हो गई है। 16 साल के अजित यादव का आरोप है कि कुछ दिन पहले बच्चों के बीच हुए विवाद में दोनों पक्षों के समझौते के बावजूद उसे चौकी बुलाया गया और वहां तैनात एक दरोगा ने उसके साथ मारपीट की और कई घंटे तक चौकी में बैठाए रखा। वहीं इस मामले में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि शिकायतकर्ता पक्ष के घायल बताए गए बच्चे का चिकित्सालय परीक्षा क्यों नहीं कराया गया। कहाँ की रहने वाली हो? क्या घटना हो गई? अरे जो बच्चे बाजार में लड़ गए, आपसी है, हमारा देवर का ये लड़का वो भी हो, ये यहाँ पे ये मामला है। क्या घटना हो गई? तो उसने इसके अद्दा मारो, इसने उसके मार दो। फिर वो हम घर पे नहीं है, हमारे लड़की भी मारी, उसे लाइब्रेरी है, तो उनने जो तहरीर दे दी, तो हमने उनसे की लला तहरीर देखो कहना फैसला लिख के दे दो और बच्चा हमारा जाएगो स्कूल के लिए, हॉस्टल के लिए छुटवाई दे जाएगी, लेट हो जाएगी, तो उनने एकदम तुरंत फैसला लिख के दे दो। इन्हें बच्चा हमारो फैसलों को नहीं छोड़ो। फिर हमारे पास फोन गो लड़का को मारो कि मम्मी बच्चा ना छोड़ो। तो हमने फिर आए घरे, फिर वहाँ से हम चल रहे, जब चल के आए तो बच्चा इन्हें कम से कम रात के 8-9 बजे और मेरे भाई को भी डंडे से और इटकोरों से मारा। ठीक है। तब भी मेरे भाई ने हाथ नहीं उठाया। ठीक है। रिपोर्ट लिखा दी यहाँ पर। ठीक है। फिर ये दरोगा जी ये मुझे पकड़ के लाए, उनने रिपोर्ट लिखाई। ठीक है। फिर ये मुझे ले गए भीतर और इन्हें 8-10 झापड़ मारे। अच्छा। और 4-5 पटा मारे मेरे हाथ में। किन्होंने? दरोगा जी ने। मैनपुरी क्षेत्र के ग्राम राजलपुर में जमीन विवाद को लेकर एक पीड़ित ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। राधेश्याम का आरोप है कि गांव के कुछ लोग उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जमीन का बंटवारा करीब 60 साल पहले ही हो चुका था। और पीड़ित का यह भी आरोप है कि राजस्व विभाग को गुमराह करके गलत तरीके से अपना पक्ष रखा गया है। हालांकि ये आरोप पीड़ित पक्ष के हैं और उन्होंने स्वतंत्र पुष्टि नहीं की है। शिकायत मिलने के बाद से जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और यदि किसी की भूमिका गलत पाई जाती है तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम निवासी राजलपुर के रहने वाले हैं। मौजा अजीतगंज में हमारा मकान बना हुआ है, उसमें हम 15 साल से रह रहे हैं बना के। हमारा उस जमीन का बंटवारा पहले पिताजी के बीच में 60 वर्ष पहले हुआ था। उससे इनके दाऊ के लड़कों के इनके बीच में जो मुकदमा चल रहा है, तो इनके बीच में हुआ। तहाँ से जहाँ इन्हें जगह दी गई थी तहाँ ये कब्जेदार हैं वहाँ से 60 साल से, और हमें दी गई तहाँ हम कब्जेदार हैं। और सन 84 के बाद सर जो हमारे परिवार के हैं उनके ससुर जी के भतीजे, तो उन्होंने राजीवाद जी से मतलब मेरा मकान बनवाया। सन 10 में मैंने अपना मकान बना लिया।
तब से लगातार रह रहे, तब तक उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई थी। अब आके पता नहीं उन्हें क्या हो गया, अब दिक्कत। वहीं फिरोजाबाद में सावन के पहले सोमवार पर भगवान महाकाल की भव्य शोभा यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा की शुरुआत राधा कृष्ण मंदिर से हुई, जो कि शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गंज बाजार पहुंची और डाक खाना स्थित श्री सिद्धेश्वर नाथ महादेव मंदिर में संपन्न हुई। यात्रा के दौरान हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से पूरा शहर भक्तिमय हो उठा। भगवान शिव और माता पार्वती और भगवान गणेश की आकर्षक झांकियां श्रद्धालुओं के लिए केंद्र रही। ऐसे में जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा करके शोभा यात्रा का स्वागत किया और भजन कीर्तन, ढोल नगाड़ों और शिव भक्ति के माहौल में बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा और बच्चे शामिल हुए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद रहा और जिससे शोभा यात्रा बेहद ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। वहीं यूपी के अम्बेडकर नगर में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और यूपी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य रविंद्र मीणा निषाद के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों और संगठनात्मक रणनीति पर चर्चा की। रविंद्र मणि निषाद ने कहा कि पार्टी कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के नेतृत्व में काम कर रही है और कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का निर्देश दिया। नमस्कार, आप देख रहे हो डेली 24 भारत। मैं हूं अमित मौर्य। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। हम बात करेंगे, आप अम्बेडकर नगर आएंगे, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। और आज की विशेष बैठक है जो हमारे प्रमुख पदाधिकारी हैं जनपद अम्बेडकर नगर के, इनके साथ विशेष बैठक करने के लिए आया हूं। आने वाले अभी 10 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम होना है, मंडल स्तरीय कार्यक्रम, जिसमें सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता जो प्रमुख पदाधिकारी हैं हमारे सेक्टर से लेकर के जोनल पदाधिकारी हैं, ब्लॉक लेवल के पदाधिकारी हैं, तहसील के हैं, विधानसभा के हैं और जिले के पदाधिकारी, ऊपर जो प्रदेश कमेटी के पदाधिकारी हैं, उनका बैठक है 10 तारीख को जो अम्बेडकर नगर अयोध्या में होना है। तो उसकी तैयारी है तो यहाँ पर आए हुए हैं। और आपको बता दें कि ये विशेष तैयारी है आने वाले 2027 में कैसे हम बढ़ चढ़ करके अपनी हिस्सेदारी लेंगे, कैसे अपने समाज का बहुचर्चित मामला जो आरक्षण का मामला है, जिसको लेकर के तमाम अभी विरोधी दल अपने अपने कयास जो गढ़ रहे हैं, कैसे हम अपने अधिकारों को ले पाएंगे, कैसे अपने अधिकारों की आवाज़ को बुलंद करेंगे, कैसे हमारा हक हिस्सा अधिकार मिलेगा, इसकी पूरी तैयारी के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। और 16 तारीख को पार्टी का स्थापना दिवस है, उसकी जानकारी भी देना है कि उसकी भी तैयारी करना है। एक बड़े स्तर पर कार्यक्रम मनाया जाएगा लखनऊ में, बहुत ही बृहद कार्यक्रम होने जा रहा है 16 अगस्त को, निषाद पार्टी का स्थापना दिवस। इन सारी चीज़ों को लेकर के, और सबसे बड़ी बात कि जो अंगुली उठा रहे हैं उन्हें नहीं पता कि वो समाज को खुद ही गर्त में लेकर के जा रहे हैं। हम लायक बनाने के लिए आए कि हमारा समाज लेने लायक हो जाता है, तो सरकार तो देने लायक है। सरकार हमारा चाहे वो आरक्षण हो, चाहे अधिकार हो, सब कुछ देने लायक है, लेकिन हम लेने लायक हैं कि नहीं लेने लायक हैं? क्योंकि हम लेने लायक नहीं हैं, इस वजह से अभी तक हमारा अधिकार नहीं हमें मिल पाया है। और जब निषाद पार्टी लेने लायक बना रही है तो उसी में कुछ विरोधी ऐसे हैं कि जो हमारे समाज को दरकिनार करते हैं, किनारे हटा देते हैं। क्योंकि लड़ाई अगर बड़ी है, बीमारी बड़ी है, तो उसके लिए समझदारी से काम लेना पड़ेगा। अगर आपकी बीमारी है तो बिना समझदारी के रोग का इलाज नहीं होगा। और आप चाहोगे कि एक खुराक दवा खा लें, उसी में हमारी सैकड़ों साल की बीमारी दूर हो जाए, तो नहीं होगा। उसके लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा, अपने उस नेता के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा जिस नेता ने आपके समाज को धरातल से उठा करके आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया है। जो कभी गांव में निषाद को नहीं पूछते थे, आज वो प्रदेश और देश की राजनीति में पूछ रहे हैं। तो डॉक्टर संजय कुमार निषाद महामना जी की देन है कि आज उत्तर प्रदेश नहीं, देश की राजनीति में एक केंद्र बिंदु बना हुआ है निषाद मछुआरा समाज। तो हमें विश्वास करना पड़ेगा अपने नेता के ऊपर। 70 साल आप नहीं घबराए, 7 साल में घबराने लग गए। इससे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, पुलिस दरोगा बन सकें, अधिकारी कर्मचारी बन सकें, नेता बन सकें, सरकार बन सकें, और लोगों को जो हमारे पुरखे कभी देने का काम करते थे, हम लोग देने का काम करने लायक हो जाएं। तो उसके लिए हमें सरकार बनाना पड़ेगा, और सरकार बनाने के लिए निषाद पार्टी बनी। अम्बेडकर नगर से अमित मौर्य।
वहीं यूपी के बांदा में पुलिस ने सोने के पुराने और कीमती सिक्के बेचने के नाम पर ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक हमीरपुर के राठ निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी ने असली सोने के सिक्के देने का झांसा देकर 3 लाख रुपए ले लिया और बदले में नकली काले रंग के सिक्के थमा दिए। शिकायत के आधार पर कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज किया गया है और इसके बाद से पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी कमलेश को गिरफ्तार कर लिया है। जनपद बांदा के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक ठग के द्वारा एक व्यक्ति को नकली सिक्के देकर उनको सोने के असली सिक्के बताकर नकली सिक्के देकर 3 लाख रुपए की ठगी कर ली गई है। सूचना के प्राप्त होते ही थाना कोतवाली नगर की पुलिस मौके पर पहुंचकर तकनीकी साक्ष्य सर्विलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर घटना का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को अपनी गिरफ्त में लिया और इस मामले में पूरी बरामदगी भी कर ली गई है। 3 लाख रुपए इस मामले में बरामद किए गए हैं और साथ ही 5 नकली सिक्के जिसका उपयोग इस क्राइम में किया गया था उसकी भी बरामदगी की गई है। एफआईआर पंजीकृत कर इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है और अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भी किया जा रहा है। वहीं वाराणसी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र और प्रदेश सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने नीट परीक्षा को लेकर सरकार पर सवाल उठाए और आरोप लगाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अधिकारी गुमराह कर रहे हैं और सरकार अफसरों के भरोसे चल रही है। अजय राय ने 8 अगस्त को प्रयागराज में राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा स्लोगन वाला पोस्टर भी जारी किया है। कहा है कि यदि आप लोगों ने चढ़ावा दिया है तो उसका रसीद लेकर आए। फिर चर्चा करें। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज आप देख सकते हैं कि चढ़ावा चोरों के साथ मोदी जी क्या कर रहे हैं। गेरुआ वस्त्र पहने हैं, आपने देखा है ना। गेरुआ अनिल मिश्रा के साथ गेरुआ वस्त्र पहने हैं। गेरुआ क्यों पहन लिए भाई, क्यों पहन लिए? तो निश्चित तौर से ये लोग दोहरे और दोगले चरित्र के लोग हैं। तो अब उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना बूथ हार गए तो पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी हर बूथ हारने वाली है। कंगना रनावत क्यों कह रही है कि वो आरएसएस से इतनी ज्यादा प्रभावित है, वो आरएसएस में जाके अपना कन्वर्ट होना चाहती है, किसी को क्या दिक्कत? अरे हम कहना चाहेंगे कि तत्काल वो लोकसभा से इस्तीफा दें और संघ के प्रचारक बन जाएं जाकर। वहीं उन्नाव के सफीपुर विधानसभा क्षेत्र में निर्माण कार्य और जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। घायल पक्ष की सुनीता पासी ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करके आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता का दावा है कि विवादित जमीन पर साल 2024 में उन्होंने पुलिस की मदद से कब्जा मिला था और अदालत से भी उनके पक्ष में फैसला आया था और इसके बावजूद भी विरोधी पक्ष ने दोबारा विवाद खड़ा कर दिया है। यहाँ पे मैं अपनी नानी के वहाँ जा रही थी स्कूटी से। मेरी नानी का घर नासिरपुर में है जहाँ मैं रहती थी। अभी हमने 2 साल से घर बनाया है झिगनिया में, जो मजरा संहिता में लगता है। यहाँ ये हमारी पड़ोसी हैं, ये हमारे पड़ोस में रहते हैं। इनका घर हमारा घर पड़ोस में है। मैं नासिरपुर जा रही थी, वहाँ देखा कि इनको धारदार हथियार, रॉड और हंसिया ये सब लेके कुछ लोग इनको मार रहे थे। मोबिन या इन्हीं का परिवार सब। और तो हम मैके में आए थे तो हमें देखा ना, हमें ऊपर हाथ के वही मार दिया हंसिया। तो हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। हमारा मुंह गला दबा दिन। मोबिन दुल्हन थी, दरोगा की दुल्हन थी, ये सब लोग हमें गर्दनें दबाई पड़ी थी। लगभग कितने लोग मौजूद थे? अरे 20-25 लोग थे। सब लोग मौजूद? हाँ। वहीं अमरोहा के हसनपुर में हुई मूसलाधार बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन नगर पालिका क्षेत्र में जलभराव की समस्या भी सामने आ गई है। झमाझम बारिश के बाद से कई सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यातायात भी प्रभावित हुआ है। जलभराव का वीडियो स्थानीय लोगों ने सोशल मीडिया पर साझा किया है, जिसमें सड़कों पर पानी भरने की तस्वीरें दिखाई दे रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश ने जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी है। वहीं खबर यूपी के कौशाम्बी से है, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और आरोपियों को धर दबोचा है। ऐसे में कौशाम्बी पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई जो है निकलकर सामने आई है। कौशाम्बी के पिपरी थाना क्षेत्र में छिनौती के मामले में फरार चल रहे एक
अंतर जनपदीय आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 4 दिन पहले एक युवक से सड़क किनारे मोबाइल छीनकर 3 बदमाश फरार हो गए थे और इस मामले में पहले ही एक आरोपी को गिरफ्तार करके छीना गया मोबाइल फोन बरामद किया जा चुका है, जबकि 2 आरोपी फरार थे। बीती रात चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक सवारों ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की और घेरेबंदी के बाद से पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद से जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हो गया। जनपद कौशाम्बी के थाना पिपली के अंतर्गत आज दिनांक 3/4 अगस्त 2026 की रात को थाना प्रभारी पिपली के द्वारा रूटीन चेकिंग एवं नाइट पेट्रोलिंग की जा रही थी। तभी उनको सूचना प्राप्त हुई कि रतगहा चायल मार्ग पर एक अज्ञात बाइक से 2 अज्ञात व्यक्ति तेजी से भाग रहे हैं। उक्त व्यक्तियों की सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी पिपली के द्वारा थाना प्रभारी चरवा को सूचना प्रदान करते हुए मौके पर पहुंचा गया। मौके पर पहुंचते ही उक्त संदिग्ध व्यक्तियों के द्वारा पुलिस से गिरता देख पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति को पैर में गोली लगी है तथा दूसरा व्यक्ति भागने में सफल रहा है। घायल व्यक्ति से प्रारंभिक पूछताछ पर उसने अपना नाम प्रदीप पुत्र किशन पुरा मुफ्ती थाना कमिश्नर प्रयागराज का बताया है तथा प्रारंभिक पूछताछ उसने यह भी स्वीकार किया है कि दिनांक 31/7/2026 को थाना पिपरी में घटित स्नैचिंग घटना में वो शामिल था और उसके द्वारा ही स्नैचिंग घटना कारित की गई थी अन्य साथियों के साथ मिलकर के। इसके अतिरिक्त 2/6/2026 को चरवा थाने पर घटित दूसरी घटना में वांछित अभियुक्त है। इसके ऊपर 1 दर्जन से अधिक चोरी, लूट, डकैती एवं समिति जैसे अपराध शामिल हैं। इसको प्रारंभिक इलाज हेतु जिला अस्पताल। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।